हेलो एवरीवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी कि जो वीडियो था पार्लियामेंट के जो ये वाले नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स, इन पर जो वीडियो है थोड़ा लेट हो गया। इसका कारण, सबसे पहला कारण ये था कि मैं पूरी तरह से लगा हुआ था जो अपने करंट अफेयर्स के नोट्स मुझे प्रोवाइड करने हैं उनमें, ठीक है। एंड करंट अफेयर्स का जो प्रॉपर जो बात करनी है मुझे कि किस तरीके से अप्रोच लेके चलेंगे, वो इस वीडियो के एंड में आपको देखने को मिल जाएगा। लास्ट में हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे करंट अफेयर को किस तरीके से अप्रोच करना है, सब कुछ, ठीक है। एंड प्लेसेस के मैंने कुछ कुछ नोट्स बनाए हैं लोकेशन वाइज, तो मैं उनको भी आपको दिखा दूंगा ताकि आपको एक संतुष्टि मिल जाए कि हाँ, चीज़ें कवर हो रही हैं एंड आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पार्लियामेंट के चैप्टर से। पार्लियामेंट के चैप्टर में जो जो चीज़ें हैं, जो जो ट्रिक्स के साथ कवर की जा सकती हैं, एवरीथिंग, वो हम कवर कर लेते हैं। एंड ऑफ कोर्स जैसे कि आप जानते होंगे, प्रॉपर जो मिशन 100 में या फिर जो करंट अफेयर्स की बात कर रहा था मैं, वो यूपी पीसीएस के ओरिएंटेशन के साथ साथ है। तो इस वीडियो में पार्लियामेंट को, अगर आप यूपी पीसीएस के एस्पिरेंट्स हो या फिर स्टेट पीसीएस वाले एस्पिरेंट्स हो, तो सबसे पहले आप मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, इस वीडियो को देख लो। इस वीडियो से आपको जो बेसिक से, मतलब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो याद करना मुश्किल होती हैं, वो आपको अच्छे से याद हो जाएंगी, ठीक है। उसमें कहीं से कहीं तक आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं, ठीक है। देन उसके बाद क्या करना है, आपको मूव करना है, हमारी एक बहुत ही प्यारी किताब है, ठीक है, पूर्वावलोकन पे। पूर्वावलोकन करोगे, पूर्वावलोकन करते करते आपको कई सारी चीज़ें एक्स्ट्रा पता लगेंगी। क्वेश्चन का पैटर्न कैसे रह रहा है, क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, उन एरियाज़ को आप चाहो तो लक्ष्मीकांत से कवर कर लो, या फिर अगर आपके कोई दूसरे नोट्स हैं कहीं से, तो आप वहाँ से भी उन एरियाज़ को एज सच रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो दूसरी बात है, अगर कोई एस्पिरेंट ऐसा है जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, किसी यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से एग्ज़ाम दे रहा है या इस वीडियो को देख रहा है, देन मेरी बस एक ही बात है कहने के लिए कि अगर यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से एग्ज़ाम को दे रहे हो या इस वीडियो को देख रहे हो, तो हाँ, ये वीडियो आपको हेल्पफुल तो रहेगी, प्रॉपर हेल्पफुल रहेगी, ठीक है, आपको मदद मिलेगी। बट इसके बाद आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, देयर इज़ नो अदर वे। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो, सबसे पहले बात करते हैं अलग अलग ओथ प्रोसीजर्स पर। देखो, कभी भी ओथ की बात होती है तो कैंडिडेट, कोई भी इलेक्शन में कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, मान लो मैं कल चुनाव लड़ लूँ, ठीक है, हमारे यहाँ से संतोष गंगवार जी है, तो संतोष गंगवार जी को हटा के मैं चुनाव लड़ लेता हूँ, मान लो, ठीक है, बल्कि अब वो तो गवर्नर बन चुके हैं। सो जैसे सपोज करो मैं चुनाव लड़ता हूँ, तो मेरी जो ओथ करवाने वाला कौन बॉडी है, सो इलेक्शन कमीशन मेरी ओथ करवाएंगे। मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, याद रखना, मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं तो उनकी ओथ कौन करवाएगा, इलेक्शन कमीशन। मोदी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए तो उनकी ओथ कौन करवाएंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। एंड मोदी जी अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर पीएम बनते हैं, तो याद है उनकी ओथ कौन करवाएंगे, प्रेसिडेंट, ठीक है। सो ये तीन चीज़ें याद रखना, और ये तीन चीज़ें याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा अगर डिस्क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, सबसे पहले कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि डिस्क्वालिफिकेशन जो है, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो हमारे कौन से शेड्यूल में आता है, ठीक है। ना डिस्क्वालिफिकेशन की अगर बात करता हूँ, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारा डिस्क्वालिफिकेशन की बात हो रही है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा है, तो वो किस बिना पर हो सकता है या फिर किस बेसिस पे डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है किसी भी कैंडिडेट का। सो उसके सिंपल सिंपल एक 5 कारण है, ठीक है। वो 5 कारण कौन कौन से हैं, पी प्लस ओ यू यू सी, ठीक है, याद रखना, पी प्लस ओ यू यू सी। अब पी प्लस ओ यू यू सी क्या है, ये जो पी प्लस ओ यू यू सी आप देख रहे हो, ये क्या है, सबसे पहले हम पी समझते हैं, ठीक है। पी मीन्स प्रेसिडेंट, ठीक है। नाउ यहाँ जो पी है, ये जो प्रेसिडेंट है, ये सब चीज़ क्या है, देखो यहाँ पर इस बात को समझो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत प्रेसिडेंट का डिसीजन फाइनल होगा किसी भी बॉडी या किसी भी पर्सन को एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिमूव करने में या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिमूव करने में। किसका डिसीजन फाइनल होगा, प्रेसिडेंट का डिसीजन फाइनल होगा, याद रखना, ठीक है। और इसमें प्रेसिडेंट का जो डिसीजन होगा वो खुद का नहीं होगा, उसमें उन्हें इलेक्शन कमीशन का ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, इलेक्शन कमीशन का ओपिनियन लेना ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा, डिफेक्शन की बात करते हैं। डिफेक्शन क्या है, डिफेक्शन क्या है, दल बदलू कानून जो था वही था डिफेक्शन, ठीक है, कि दल बदल लेते हैं या फिर कोई बंदा अगर
इस लक्ष्मीकांत में हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे और इसमें प्रावधान भी समझाए गए हैं कि कौन कौन से चीज़ों में डिफेक्शन लगता है, ठीक है। नाउ डिफेक्शन की बात करते हैं अगर, तो जस्ट सपोज करो कोई भी अगर मेंबर है, ठीक है, अगर वो बाय डिफेक्शन उसे रिमूव करता है तो कौन रिमूव करेगा? स्पीकर ऑफ द हाउस। स्पीकर का डिसीजन फाइनल होगा, ठीक है। एंड स्पीकर के डिसीजन पे जुडिशियल रिव्यू, JR मतलब जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना। ओके, नाउ ये P प्लस OUC क्या है? O मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ध्यान रखना। दूसरा U मतलब अनसाउंड माइंड, ये लिखा है अनसाउंड माइंड। U मतलब अनडिस्चार्ज्ड, इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया हो जाना, पैसे बैंकरप्सी आ जाना, ठीक है, ये सब। फिर C मतलब किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली, सिटीजनशिप। एंड P से मैंने पार्लियामेंट प्रेसिडेंट बोल दिया था पहले, बट यहाँ पर जो डिसीजन है वो किसकी बात हो रही है? डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ बाय पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट की बात हो रही है। यहाँ पर जो डिसीजन है, ये P जो मतलब है, यहाँ पर किसका मतलब है? यहाँ का है, यहाँ पर भी हमारा कौन है? प्रेसिडेंट है यहाँ, प्रेसिडेंट, ठीक है। सो आई होप इतना समझ गए होगे। नाउ स्पीकर, कुछ कुछ बॉडीज़ के चेयरमैन हैं स्पीकर, वो बॉडीज़ कौन कौन सी हैं वो समझ लो। स्पीकर इज़ द चेयरमैन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, ठीक है। ही इज़ अ चेयरमैन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज़, एंड ही इज़ द चेयरमैन ऑफ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी एंड जनरल पर्पस कमेटी, जनरल पर्पस कमेटी, ठीक है। एंड स्पीकर का दूसरा काम क्या है? ही अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री कमेटीज ऑफ लोकसभा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी और रूल्स कमेटी के खुद चेयरमैन तो हैं ही, जनरल पर्पस कमेटी के खुद चेयरमैन तो हैं ही। इनके अलावा कोई भी दूसरी लोकसभा की कमेटी होगी, उसको अपॉइंटमेंट कौन करेगा? उसके चेयरमैन को स्पीकर ही अपॉइंटमेंट करेंगे, ठीक है। ये बात भी क्लियर हो गई। नाउ दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है? स्पीकर का डेट ऑफ इलेक्शन कौन फिक्स करता है? सो याद रखने वाली बात ये है, स्पीकर का डेट ऑफ इलेक्शन फिक्स करने वाले मेंबर कौन है? वो बॉडी कौन है? वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वहीं डिप्टी स्पीकर का डेट ऑफ इलेक्शन को फिक्स कौन करता है? वो है स्पीकर, ठीक है। इतना भी याद रख लोगे। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ कोई भी रिमूवल रेजोल्यूशन चल रहा है, ठीक है, जस्ट सपोज करो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी कि हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं, अगर उनका रिमूवल रेजोल्यूशन चल रहा है, सो ही कैन नॉट वोट, सबसे पहली बात, एंड ही कैन नॉट प्रिसाइड, ठीक है। नाइदर ही कैन वोट, नाइदर ही कैन प्रिसाइड, ही कैन प्रेजेंट और स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स, ठीक है। बेसिकली रिमूवल रेजोल्यूशन किसकी बात हो रही है? चारों के चारों प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की बात हो रही है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कौन होते हैं? आप जानते होंगे, वो जो सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हम बात करें, लोकसभा में स्पीकर हो गए, चेयरमैन राज्यसभा में हो गए, फिर डिप्टी चेयरमैन भी हो गए और डिप्टी स्पीकर भी हो गए, ठीक है ना। चारों बेसिकली, चारों की बात करें तो चारों प्रेजेंट रह सकते हैं और चारों अपनी कार्रवाई में प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकते हैं, ठीक है। ये क्या क्या मामला चल रहा है वो सब देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो कार्रवाई में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट जब भी कोई ऐसा रिमूवल रेजोल्यूशन चलेगा, सबसे पहले बात याद रखना, जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा उसको पहले पहले तो उसकी जो कार्य दिया गया है, कार्य सौंपा गया है, उससे उसे हटाया जाएगा कुछ देर के लिए। भाई तुम नीचे कुर्सी से नीचे आ जाओ। तो चाहे चेयरमैन हो, चाहे स्पीकर हो, चाहे डिप्टी चेयरमैन हो, चाहे डिप्टी स्पीकर हो, दे कैन नॉट प्रिसाइड, याद रखना, चारों कैन नॉट प्रिसाइड, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, चारों के चारों कैन नॉट प्रिसाइड, सबसे पहली बात। दूसरी बात, दे कैन प्रेजेंट एंड स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स। मतलब क्या है? चारों ना तो प्रिसाइड कर सकते हैं मीटिंग में, ना ही, और दूसरा क्या है? दे कैन प्रेजेंट, और सबसे पहले मतलब सदन की कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ानेंगे, स्पीकर नहीं रहेंगे, सिर्फ नॉर्मल मेंबर रह जाएंगे। और दूसरा क्या है? सिर्फ प्रेजेंट रह सकते हैं एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इस टाइप से। बट इम्पॉर्टेंट बात क्या है? इम्पॉर्टेंट बात ये है, चेयरमैन हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ये बात याद रखना आप, ठीक है।
मतलब इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, चेयरमैन। इसीलिए ही कैन नॉट, फिर से बोल रहा हूँ, ही कैन नॉट वोट, ठीक है, ही कैन नॉट वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस, ठीक है। वहीं पर स्पीकर हो गए, डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी चेयरमैन हो गए, डेप्यूटी स्पीकर हो गए, दे कैन वोट, ठीक है, बट दे कैन नॉट प्रिसाइड। मतलब क्या है, समझ लेना, इस बात को ध्यान से समझ लेना, क्योंकि लक्ष्मीकांत में सही से लिखा हुआ है, फालतू कन्फ्यूजन होता है, इसलिए समझा रहा हूँ। ये पार्लियामेंट है, ये स्पीकर बैठे हैं, ठीक है। जस्ट सपोज करो स्पीकर को रिमूव करने का मोशन जारी होता है। स्पीकर अब स्पीकर नहीं रहे, कोई दूसरा आएगा, ठीक है, डिप्टी स्पीकर आ गए, या फिर जो पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स होते हैं, पैनल ऑफ स्पीकर्स होते हैं, डिप्टी स्पीकर्स होते हैं, वहाँ से कोई मेंबर आ जाएगा, और स्पीकर जस्ट एक नॉर्मल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह बाकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। या सपोज करो ये लोग 100 थे पहले, अभी ये एक बंदा और जुड़ गया स्पीकर, कितने हो गए, 101 हो गए, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ही कैन नॉट प्रिसाइड, पहली बात, ही कैन प्रेजेंट, ही इज़ प्रेजेंट, ठीक है, ही इज़ टेकिंग पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स, एंड ही इज़ एबल टू वोट एज वेल। क्यों, क्योंकि ही इज़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, समझ गए। बट चेयरमैन ही कैन नॉट वोट, वाई, बिकॉज ही इज़ नॉट MP। इस बात को समझ लो, ठीक है। नाउ नाउ बात करते हैं जो भी सिटिंग होती है, ठीक है, सिटिंग किसी भी हाउस की, सदन की सिटिंग होगी, वो हम कैसे टर्मिनेट कर सकते हैं। अगर हम एडजर्नमेंट मोशन लाएंगे, ओके, एडजर्नमेंट, ठीक है, या फिर एडजर्नमेंट साइन डाई, ठीक है। एडजर्नमेंट क्या है, एडजर्नमेंट साइन डाई क्या है, ये दोनों लक्ष्मीकांत में एक चार्ट के फॉर्म में बहुत प्यार से गिवन है, ठीक है, देख लेना। सो एडजर्नमेंट की बात करते हैं। सो सिटिंग क्या होगा, एडजर्नमेंट हो गया, एडजर्नमेंट साइन डाई हो गया, और प्रोरोगेशन हो गया। इन तीनों के केस में हम लोकसभा और राज्यसभा की दोनों की सिटिंग रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर राज्यसभा की सिटिंग टर्मिनेट करनी है तो आप एडजर्नमेंट मोशन ले आओ, साइन डाई ले आओ, या प्रोरोगेशन ले आओ, ठीक है। और लोकसभा की करनी है तब भी ये तीनों काम करेंगे। बट डिसोल्यूशन या फिर लोकसभा को भंग करना या डिसॉल्व करना, ये सिर्फ डिसॉल्व क्या हो सकती है, सिर्फ लोकसभा हो सकती है, राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व, इस बात को याद रखना, ठीक है। नाउ एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट साइन डाई, ये दोनों के लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर अलोन इनको इनिशिएट कर सकता है, ठीक है। कौन लाएगा, कौन साइन वाइन जो भी है वो सब देखेगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। बट प्रोरोगेशन की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, प्रोरोग करना, उसके लिए सिर्फ प्रेसिडेंट ला कर सकते हैं। प्रोरोग कौन कर सकता है हाउस को, सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं। स्पेलिंग लिख देता हूँ, प्रोरोगेशन। वहीं अगर डिसोल्यूशन की बात करते हैं, लोकसभा को पूरी तरह से भंग कर देना, तो उसे कौन करेंगे, प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि लोकसभा के स्पीकर नहीं कर सकते, याद रखना। और या फिर 5 साल के बाद ही भंग हो सकता है, ठीक है, ये बात आप जानते हो। नाउ एक यहाँ से अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आगे स्टार्ट होती हैं, जैसे कि आर्टिकल 110 है हमारा। 110 आर्टिकल में आप देखते हो कि मनी बिल आपको दिखाया गया है कि मनी बिल आएगा, ठीक है ना। मनी बिल की डेफिनेशन एक ठीक ठाक ब्रॉड डेफिनेशन है जो लक्ष्मीकांत में गिवन है, एंड उसको याद करना मतलब दीवार में माथा जाके मार देना बिल्कुल। तो उसे याद करने का तरीका क्या है, सिंपल तरीका बताता हूँ, ध्यान से सुनना, कोई टेंशन नहीं होने वाली इस वीडियो के बाद। देखो, TVF एक यूट्यूब चैनल है, TVF द वायरल फीवर, आपने सुना होगा, इसकी अलग अलग सीरीज़ हैं, शायद संदीप भैया वाली सीरीज़ भी इसी की। तो TVF से आप याद रखो, TVF, डन। टैक्सेशन, T से टैक्सेशन, B से बोरोइंग, F से फंड्स, 3 याद हो गए, टैक्सेशन, बोरोइंग, फंड्स। बोलो बार बार मेरे साथ बोलो, टैक्सेशन, बोरोइंग, फंड्स, टैक्सेशन, बोरोइंग, फंड्स, TBF, डन, इतना याद हो गया ना। टैक्सेशन में क्या, ऐश्वर्या राय सर, ऐश्वर्या राय, क्या, ऐश्वर्या राय,
ठीक है, ऐश्वर्या राय, स्पेलिंग में थोड़ा चेंज कर लें तो ऐश्वर्या RRAI, ठीक है। सो याद रखना, ए से क्या है, ए से एबॉलिशन, एबॉलिशन, आर से रेगुलेशन, ठीक है, आर से रेमेशन, ए से ऑल्टरेशन, फिर आई से इम्पोजिशन। कैसे हुआ याद, टैक्स को एबॉलिश करना हो तो मनी बिल लाओगे, टैक्स को रेगुलेट करना हो तो मनी बिल लाओगे, टैक्स को रेमिट करना हो तो मनी बिल लाओगे। कोई भी टैक्स पहले से ही चल रहा है, उसमें ऑल्ट्रेशन करना है, बदलाव करना है तो मनी बिल लाओगे। कुछ भी इम्पोज करना है टैक्स, नया टैक्सेशन कानून लाना है, जो भी लाना है, उसके लिए मनी बिल लाओगे। पहली टैक्सेशन वाली क्लियर होगी डेफिनेशन, ठीक है। बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, अगर आ जाते हैं तो फटके की तरह लगते हैं, ऐसा लगता है किसी ने बहुत ज़ोर से मार दिया, क्योंकि इनको याद करना इजी नहीं है पहली बात तो, एंड एबॉलिशन की जगह वो एडिशन भी कर देगा ना तो वो गलत हो जाएगा, बिकॉज प्रॉपर वो शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। बिकॉज एबॉलिशन एक अलग चीज़ है, ऑल्ट्रेशन एक अलग चीज़ है, एडिशन की जगह इम्पोजिशन लिखा हुआ है। तो सपोज करो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 में से 2 ऑप्शन में क्या लिखा है, एक में लिखा है एडिशन, एडिशन ऑफ टैक्सेस, दूसरे का इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस। अब क्या सही करोगे, इम्पोजिशन करोगे ना बाय डेफिनेशन, एडिशन क्या होगा, गलत होगा। बट अगर नहीं पता होगा एडिशन मार के आओगे सर, याद रखना। नेक्स्ट क्या है, बी से बोरोइंग, बोरोइंग कौन करेगा, सो याद रखना, बाय लक्ष्मीकांत की डेफिनेशन क्या बोलती है, द रेगुलेशन ऑफ अ बोरोइंग ऑफ मनी बाय द यूनियन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो याद रखना, ठीक है। बोरोइंग कौन करेगा, यूनियन गवर्नमेंट। फिर वर्ल्ड कप मैच देखा है, वर्ल्ड कप मैच में कभी कभार क्या होता है, विटारा ब्रेजा कार दे दी जाती है खिलाड़ियों को, जो जो मैन ऑफ द मैच बनता है। तो वर्ल्ड कप कार, वर्ल्ड कप कार, या फिर व्हील चेयर कार, कैसे भी याद रख लो, जैसी मर्जी आपकी, WC कार, ठीक है। अब ये WC कार क्या है, W मीन्स विड्रॉल, फंड्स का विदड्रॉ करना, ठीक है। अब टैक्सेशन का विड्रॉल कर देगा तो गलत हो जाएगी डेफिनेशन, याद रखना। C से कस्टडी, फंड्स की कस्टडी, C से चार्ज, ठीक है। फिर A से अप्रोप्रिएशन, R से रिसीप्ट, ठीक है। फंड्स के केस में आपको WC कार याद रखना है, एंड टैक्सेशन के केस में ऐश्वर्या राय आपको याद रखना है, RR वाली ऐश्वर्या राय, एंड बोरोइंग के केस में आपको यूनियन गवर्नमेंट याद रखना है। डन। वही मैं बात करता हूँ, तो विड्रॉल कहाँ से होगा, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से होगा और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होगा। CFI मीन्स कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सिंपल ऐसे याद रखो कि फंड्स का विड्रॉल हो, कस्टडी हो, चार्ज हो, एप्रोप्रिएशन हो या फिर रिसिप्ट हो, ये सब कहाँ से हो सकता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से तो हो ही सकता है किसी भी हाल में। बट रिसिप्ट जो होगी, ठीक है, वो कहाँ से होगी, जो हमारा तीसरा एक आपको याद रखो, 3 फंड्स हैं हमारे पास। कौन कौन से फंड्स हैं, सो 3 फंड्स हमारे पास कौन कौन से हैं, 3 फंड्स आपको याद होगा। एक तो होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इनको आप ध्यान से देखो, तो WCCA ये जो है, ये कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया प्लस CFI से जाएगा। बाकी जो R वाला है, जो रिसीप्ट है, वो पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इन दोनों से जाएगा, ठीक है। सो इतना ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया आपके मनी बिल की डेफिनेशन। एंड आप जानते हो मनी बिल में लोकसभा की पावर राज्यसभा के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, एंड ऑर्डिनरी बिल में दोनों की पावर क्या होती है, इक्वल होती है। सो पावर रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी पूछे जाते हैं, ठीक है। नाउ इसके अलावा हम बढ़ते हैं आगे।
चार्ज एक्सपेंडिचर पे, ठीक है, बिकॉज वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डेफिनेशन बची है। सो चार्ज एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन जो है वो क्या है, उसके लिए क्या याद रखना है, DDLJ मूवी देखी है शाहरुख खान की, और UPSC तो आप एग्ज़ाम तैयारी करते ही रहते हो। सो आर्टिकल 112 के अंदर चार्ज एक्सपेंडिचर आपको याद रखना है, UPSC P फॉर DDLJ, क्या क्या है, UPSC P फॉर DDLJ, UPSC P फॉर DDLJ, UPSC P फॉर DDLJ, ठीक है। सो UPSC मीन्स UPSC, P से प्रेसिडेंट, S से सुप्रीम कोर्ट के जज, C से कैग, डन। फिर ये जो P है, P4 मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर, 4 प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, कौन कौन से आपको पता होगा, मैं आपको भी बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की बात हो रही है तो आपको दो प्रिसाइडिंग, एक हो गया हमारे लोकसभा के, एक हो गया राज्यसभा के, एक हो गया स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, एक हो गया स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के, ठीक है। एक सेकंड, ये हो गया सॉरी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर में स्पीकर हो गया, डिप्टी स्पीकर हो गए, एंड चेयरमैन हो गया, डिप्टी चेयरमैन हो गए, ठीक है। आई एम सॉरी, आई वाज कंफ्यूज्ड। तो P4 कौन से है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। फिर U से UPSC, P से प्रेसिडेंट, S से सुप्रीम कोर्ट के जज, एंड C से कैग। SCJ मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज, JHC मीन्स जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। D से डेप्ट, DEBT डेट। D से डिग्री, L से लॉ, एंड J से जज ऑफ हाई कोर्ट। नाउ ये देखो, S से सैलरी, A से अलाउंस, P से पेंशन, E से एमोल्यूमेंट। अब कैसे याद होगा सर, भाई देखो किसी की बात समझो, तो राजा होता ना राजा, ठीक है, किसी की औकात नहीं होती कि उसे कोई सैलरी दे दे, उसे कोई तनख्वाह नहीं देता, उसका सब कुछ होता है। तो सैलरी क्या प्रेसिडेंट को आप दोगे, नहीं सर, ही इज़ भीष्म पितामह ऑफ इंडिया, ठीक है, उनको नहीं दी जाती सैलरी। तो प्रेसिडेंट को हम क्या देते हैं, एमोल्यूमेंट एंड अलाउंसेस, समझ गए, एमोल्यूमेंट एंड अलाउंसेस। बाकी UPSC के मेंबर्स हो गए, S से हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, C से हमारे पास कैग हो गए, इनको सैलरी, अलाउंसेस एंड पेंशन दी जाती है, ठीक है। याद रखना, प्रेसिडेंट को ना तो सैलरी दे सकते हो आप, ना ही आप क्या दोगे, पेंशन दोगे। हाँ, बेसिकली निश्चित सैलरी मिलती है, बट मैं एक याद कराने का तरीका बता रहा हूँ कि चार्ज एक्सपेंडिचर में क्या है, ठीक है। कल को पूछ लेगा ना कि प्रेसिडेंट को हम सैलरी देते हैं अंडर चार्ज एक्सपेंडिचर, बुखार आ जाएगी, ठीक है। फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को क्या दिया जाता है, सैलरी एंड अलाउंसेस, ठीक है। क्या पेंशन दी जाती है, ना, सो ये याद रखना। इसके अलावा क्या क्या है, डेट, डिग्री, लॉ, ये 3 याद रखने। एंड जज ऑफ हाई कोर्ट को क्या देते हैं, P से पेंशन, ठीक है। सो इतनी चीज़ें हैं जो कि चार्ज एक्सपेंडिचर अंडर आर्टिकल 112 में आती हैं। क्या इसमें वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, ना, ठीक है। क्या इसमें सैलरी या और पेंशन ऑफ प्रेसिडेंट आएंगे, ना। क्या इसमें सैलरी और अलाउंसेस ऑफ हाई कोर्ट जज आएंगे, ना। तो ये बात याद रखना, ये हो गई आपकी चार्ज एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन, ठीक है। 1-2 बार देख लेना वापस, याद हो जाएगा। नाउ एक बात इंपॉर्टेंट, जितने भी मोशंस होते हैं दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी वोट, ठीक है, उन पर वोट करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। या किसी भी मोशन को लाना है तो ज़रूरी नहीं है हर समय वोट करोगे तो ही मोशन लाएगा, बट जो कोई भी रेजोल्यूशन पास होगा, उस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए उसमें वोट करना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा क्यों है, फॉर एग्जांपल कोई भी मोशन है, वही हिसाब किताब हो गया, सी सेट में पूछता है ऑल मोशंस आर ऑल रेजोल्यूशन आर मोशन बट ऑल मोशंस आर नॉट रेजोल्यूशन, ठीक है। तो ये समझ लो, ये मोशन, ये रेजोल्यूशन। सो मान लो ये जो एक स्फीयर है ये है रेजोल्यूशन का, ठीक है, बाकी ये पूरा क्या है, मोशन का। सो मोशन तो यहाँ पर भी होंगे, बट मोशन वही वेन डायग्राम वाली चीज़ है, उसे इस तरीके से समझ लो, ये रहा मोशंस, सब्सटेंटिव मोशन हो गया। देखो मोशन के अंदर आता है एक कैटेगरी है वो सब्सटेंटिव मोशन, एंड सब्सटेंटिव मोशन का एक पार्ट है रेजोल्यूशन, ठीक है। सो रेजोल्यूशन के लिए हमें वोट करना ज़रूरी है, बट क्या मोशन के लिए ज़रूरी है, ना, याद रखना। सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा एक डायग्राम है जिसको हमें याद रखना है वो है ये वाला, ठीक है। इस पर हम बात करेंगे आगे, बट इसको समझ लो पहले। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया,
ठीक है। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, बेसिकली इनके डेफिनेशन में चीज़ें क्या क्या हैं, ठीक है। सो सबसे पहले बात करते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसमें क्या क्या है? इसमें रेवेन्यू है, लोन्स है, मनी रिसीव्ड इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स। जब हम लोन का रीपेमेंट करते हैं तो उनमें भी हमें कुछ पैसा मिल रहा है, तो वो भी इसी में आएगा। क्या क्या आएगा? रेवेन्यू, लोन्स, मनी रिसीव्ड फ्रॉम रीपेमेंट ऑफ लोन्स। किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। डन। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं। इसमें जो फंड्स होते हैं अलग अलग, ठीक है, जुडिशल डिपार्टमेंट हो गया या ऐसा कुछ भी होता है, वो सब यहाँ जाता है, ठीक है। सो पब्लिक मनी जो होता है वो सब यहीं पर रहता है। कहाँ पर? पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में। सेविंग बैंक के डिपॉजिट्स हो गए, प्रोविडेंट फंड के डिपॉजिट्स हो गए, जुडिशल डिपॉजिट्स हो गए, डिपार्टमेंटल डिपॉजिट्स हो गए या रेमिटेंसेस हो गए, ये कहाँ जाएंगे? पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में। सो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कौन सी चीज़ किससे रिलेटेड है, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेगा, बुखार आ जाएगी। और क्योंकि हमारे पास समय है तो क्यों ना हम इसको तमीज़ से कर लें, याद कर लो ना, इसे ख़त्म। समझ लो कि हाँ डिपार्टमेंट या फिर डिपॉजिट से रिलेटेड कुछ भी बोल रहा है तो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया याद रखना है, ठीक। बाकी रेवेन्यू, लोन वोन बोलता रहेगा, लोन हो गया या फिर लोन का वापस पैसा चुकाओगे, ठीक है, या रेवेन्यू हो गया, ये कहाँ मिलेगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मिलेगा। बाकी कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में क्या है? आप कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया को जानते होगे, आपने आज पढ़ा होगा तो आप जानते हो, ये जो फंड है वो प्रेसिडेंट के पास दिया जाता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में इस फंड का यूज़ हो सके, ठीक है ना, ताकि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन है तो प्रेसिडेंट वहाँ से पैसा निकाल सके। एंड इसकी देख रेख कौन करते हैं? तो फाइनेंस सेक्रेटरी, याद रखना। डॉक्टर ऐसी राइटिंग निकाल ली मेरी ना। अब आते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ पर जो आपको याद रखनी है। मैं इसको थोड़ा सही से बना दे रहा हूँ, ठीक है। नाउ अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे ये बिल का पूरा पैसेज है कि भाई बिल में जो अलग अलग फेजेस आते हैं वो हैं क्या क्या। बिल में क्या प्रायर रिकमेंडेशन ज़रूरी है प्रेसिडेंट की। इंट्रोडक्शन होगा बिल का तो लोकसभा में होगा या राज्यसभा में होगा, ठीक है। राज्यसभा को मैंडेटरी करना ज़रूरी है या नहीं है, इसको थोड़ा ना आप अपने हिसाब से बना लेना। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप अपनी नोटबुक में या खाली पेजेस में इसको एज इट इज़ बना लेना। मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, ठीक है। ये क्या है? सो प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। इंट्रोडक्शन लोकसभा राज्यसभा, ये पूरा। फिर क्या राज्यसभा को मैंडेटरी है पास करना, ठीक है, या फिर डेडलॉक। जैसे सपोज करो राज्यसभा भी सहमत नहीं है, लोकसभा भी सहमत नहीं है, तो क्या डेडलॉक हो सकता है? एंड डेडलॉक के लिए मैक्सिमम पीरियड आप जानते हो 6 मंथ रहता है, इस टाइप से। फिर जॉइंट सेशन, जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा नहीं बुलाया जाएगा, या फिर जो प्रेसिडेंट है तो उसके पास वीटो है नहीं है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनको लिख लेना एक बार, खुद से बना लेना, ये तो सही से याद होगा ना। अब बात करते हैं ऑर्डिनरी बिल पे। ऑर्डिनरी बिल की बात करता हूँ सबसे पहले, तो प्रेसिडेंट से सबसे पहले परमिशन लेना ज़रूरी नहीं है ऑर्डिनरी बिल लाने के लिए, ठीक है। क्या प्रायर रिकमेंडेशन ज़रूरी है? ना। इंट्रोडक्शन कहाँ होगा? लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। क्या राज्यसभा को पास करना मैंडेटरी है? हाँ, ऑर्डिनरी बिल के केस में राज्यसभा को पास करना मैंडेटरी है। राज्यसभा जो भी करेगा क्या उसमें डेडलॉक होगा? यस, ये बात याद रखना, ठीक है। डेड क्योंकि राज्यसभा को पास करना मैंडेटरी है, इस बात को खुद सोचो ना। अगर मैं कहूँगा 2 लोगों की सहमति चाहिए तो हाँ, 2 लोग एक एक दूसरे से असहमत हो सकते हैं, ठीक है।
असहमत हो जाएंगे तो वो क्या होगा, डेडलॉक की स्थिति हो जाएगी। एंड 6 महीने बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जॉइंट सेशन लाना पड़ेगा। तो जॉइंट सेशन लाना ही पड़ेगा, यस लाना पड़ेगा। क्या इसमें प्रेसिडेंट का वीटो चलता है, यस प्रेसिडेंट का वीटो चलता है। ठीक है, नेक्स्ट केस मनी बिल। ठीक है, मनी बिल की जब मैं बात करता हूँ आर्टिकल 110, तो आपको याद होगा हमने भी डेफिनेशन पढ़ी। सबसे पहले उसमें याद रखो TBF ऐश्वर्या राय हो गया, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट, वो सब चीज़ें यहाँ पे याद रखो। बोरिंग में यूनियन गवर्नमेंट हो गया, फिर F फंड में क्या करता, WC कार हो गया। अब वापस आ जाओ, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ बिल इंट्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, यस मनी बिल के लिए ज़रूरी है। लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा या राज्यसभा में होगा, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में होगा, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। क्योंकि राज्यसभा में इंट्रोड्यूस भी नहीं होगा, इसलिए राज्यसभा को पास करना मैंडेटरी नहीं है। इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी कि राज्यसभा के पास दिया जाएगा। राज्यसभा पूरा आपको प्रोसीजर पता होगा कि 14 दिन के अंदर उसे देना होता है, हाँ या ना में जवाब, वरना इस लोकसभा पास कर देगा, इस टाइप से। अगर ज़रूरी नहीं है तो क्या उसमें डेडलॉक होगा, डेडलॉक की स्थिति आएगी ना। ठीक है, डेडलॉक की स्थिति नहीं आएगी तो जॉइंट सेशन होगा ना। तो ये चीज़ें याद रखना, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या है, प्रायर रिकमेंडेशन फॉर इंट्रोडक्शन रिक्वायर्ड है नहीं। ठीक है, बट यहाँ पर एक बात है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेस सेपरेटली। ठीक है, अगर सेपरेटली पास करना ज़रूरी है तो इसमें जॉइंट सेशन होगा, जॉइंट सेशन नहीं होगा। बट सेपरेटली पास करना है तो हो सकता है डेडलॉक हो जाए, ये तो सही बात है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कहाँ लाया जा सकता है, लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। राज्यसभा को पास करना मैंडेटरी है, हाँ है। तो डेडलॉक हो सकता है, हाँ हो सकता है। बट लोकसभा दोनों हाउसेस में क्या होगा, सेपरेटली पास होना चाहिए, जॉइंट सेशन का कोई भी प्रावधान नहीं है, तो याद रखना है ये भी। फिर प्रेसिडेंट के पास वीटो है ना। ठीक है, फाइनेंस बिल पार्ट 1 की बात करता हूँ। फाइनेंस बिल 1 आर्टिकल 117 पार्ट 1, ये क्या हुआ, ओके आई एम सॉरी, कुछ हुआ, मुझे भी नहीं पता क्या हुआ ये। नाउ फाइनेंस बिल पार्ट 1 की बात करते हैं। फाइनेंस बिल पार्ट 1 में क्या है, आर्टिकल 117 एक आपको याद रखना है। सो इसमें प्रायर रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड है, यस इट इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, लोकसभा में पास होगा, राज्यसभा में सिर्फ लोकसभा में पास होगा, राज्यसभा में पास नहीं हो सकता फाइनेंशियल पार्ट 1। ठीक है, फिर राज्यसभा को पास करना मैंडेटरी है, यस इट इज़ मैंडेटरी। डेडलॉक होगा, यस होगा। जॉइंट सेशन हो सकता है, यस हो सकता है। एंड प्रेसिडेंट वीटो होगा, यस प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर भी है। ठीक है ना, फाइनेंस बिल पार्ट 2 की बात करते हैं। ठीक है, क्या इसमें प्रायर रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड है, क्या प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए इस बिल को लाने से पहले? नहीं, इस बिल को लाने से पहले कोई परमिशन नहीं चाहिए, बट इस बिल को पास करने से पहले रिकमेंडेशन चाहिए। ठीक है, इस बात को याद रखना, रिकमेंडेशन इज नीडेड फॉर पासिंग इट। ठीक है, नाउ इंट्रोडक्शन किस में होगा, लोकसभा में भी हो सकता है, राज्यसभा में भी हो सकता है। राज्यसभा को पास करना मैंडेटरी है, हाँ है। डेडलॉक हो सकता है, यस इट इज डेडलॉक हो सकता है। जॉइंट सेशन लाया जा सकता है, यस लाया जा सकता है। प्रेसिडेंट के पास वीटो है, हाँ है। ये बात समझ गए। इसमें एक बात और याद रखो, 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में जो प्रेसिडेंट की वीटो थी उसे ख़त्म कर दिया गया था। दूसरी बात, मनी बिल में, मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट कैन आइदर विदहोल्ड, ठीक है, बट कैन नॉट रिटर्न मनी बिल। ठीक है, ये भी याद रखना। सो ये दो चीज़ें याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट केस में 24th अमेंडमेंट 1971 से जो अमेंडमेंट एक्ट है उसको पास करना मैंडेटरी कर दिया गया था। और दूसरा क्या है, मनी बिल जो है उसके केस में ही कैन ओनली विदहोल्ड बट कैन नॉट रिटर्न द बिल। ठीक है,
आई होप पार्लियामेंट रिलेटेड जो भी था, ठीक है, जो हेल्प थी वो समझ में आ गया होगा सब कुछ। ठीक है, हमने ज्वाइंट वो मनी बिल देख लिया, चार्ज एक्सपेंडिचर देख लिया, ऐसे ऐसे डेफिनेशन देख लिया, कुछ कुछ ट्रिक्स के साथ देख लिया ताकि याद रखने में थोड़ी आसानी हो। नाउ दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात है, वह ये है कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड देखो, अगर आप यूपी पीसीएस की टारगेट कर रहे हो, यूपी पीसीएस 2024, ठीक है, एंड अगर आपका इंग्लिश मीडियम है, ठीक है, सो करंट अफेयर की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, उसमें क्या रहेगा, सबसे पहले जो घटना चक्र आती है, ठीक है, घटना चक्र आती है, घटना चक्र की दृष्टि वाली मैगजीन आती है, उसको ध्यान रखना। घटना चक्र की दृष्टि वाली मैगजीन को, उसमें से हमें क्या करना है, ज़्यादा नहीं करना है, जनवरी से लेके अब कवर करना है, ठीक है, सितंबर तक का। ठीक है, सो ये पूरी कराने की जिम्मेदारी मेरी है। जनवरी से जून तक का सबसे पहले मैं वीडियो बना रहा हूँ, सेक्शनल वाइज कवर करेंगे। ठीक है, एंड नहले पे दहला क्या रहेगा, इसके साथ साथ घटना सार में कुछ कुछ इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, ठीक है, मैं उनको भी कवर करा दूंगा। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी उनको मैप्स के साथ हम कवर कर लेंगे, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, एंड इसकी झलक मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। सेकेंड ना, तो जैसा सपोज करो हमने लद्दाख करा, लद्दाख में फुल फंक्शनल लिटरेसी मिल गई है, फर्स्ट स्टेट है फुल फंक्शनल लिटरेसी वो लगाने वाला। फिर रेल ब्रिज, चेनाब रेल ब्रिज की हाईएस्ट रेल ब्रिज कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। उसके अलावा उत्तराखंड में क्या है, जोशीमठ का नाम बदल के ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन है, ऋतु बहारी। फर्स्ट फीमेल चीफ सेक्रेटरी कौन है, राधा रतोड़ी। सो इस टाइप के यूपी को 75 जीआई टैग हो गए, मैक्सिमम हो गए इंडिया में। ठीक है, एंड फर्स्ट टू गेट ऑल द थ्री, वंदे भारत, नमो भारत एंड अमृत भारत ट्रेन। इस टाइप से प्रॉपर मैप्स के साथ नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पर इनॉग्रेट की है, राजगीर में। ट्रिपल आई टी पटना को पेटेंट मिला है लाइट कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए। फिर इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल कहाँ हुआ, बीकानेर में। सो ऐसे लोकेशन वाइज चीज़ें हैं वो हम कवर करेंगे, नॉट ओनली फॉर इंडिया बट ऑल्सो फॉर, ये तो नॉर्थ ईस्ट हो गया, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड में क्या क्या चीज़ थी। न्यूजीलैंड में क्या हुआ, जो बर्ब टैक्स होता है, बर्ब क्या होती है, बर्ब मतलब क्या होता है, डकार। मैं और आप डकार लेते हैं, ठीक है, तो ऐसे ही जानवर जो होते हैं, कैटल्स होती हैं, वो डकार लेती हैं। जब कैटल्स डकार लेती हैं तो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है, तो उनकी डकार पर इसीलिए टैक्स लगाया जाता था, बर्ब टैक्स से कहते हैं। वो अब एंड हो गया है, कहाँ पर एंड हुआ है, न्यूजीलैंड में एंड हुआ है। ठीक है, ऐसे ही यूएसए कनाडा में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, साउथ अमेरिका में क्या है, एशिया में क्या क्या है, सब कुछ प्रॉपर मैप्स के साथ इस तरीके से पढ़ लेंगे तो याद रखना इजी रहेगा एंड सब कुछ हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, सो चिंता की बात मत करो, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी वो मैं इस तरीके से कवर करा दूंगा। जस्ट वेट एंड वॉच, 10 तारीख को एक वीडियो आएगी जहाँ पर हम जितनी भी, सबसे पहले जो हमारा नेशनल अफेयर्स है, ठीक है, उसको कवर करेंगे। नेशनल अफेयर्स के बाद हम इंटरनेशनल अफेयर्स को वीडियो लाएंगे। ठीक है, इस तरीके से वीडियो कवर करेंगे। ये जो वाली वीडियो है, ये वाली इस पे जो बात है ना, ये लोकेशन वाइज, ठीक है, लोकेशन वाइज जो टॉपिक्स हैं इनको मैं कराऊंगा लास्ट में। ठीक है, लास्ट मीन्स आप मान के चलो कि हम बात करेंगे इस पर सितंबर के मिड में। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न देखो ऐसा है कि अगर मैं करवा भी दूंगा, ठीक है, तो जस्ट सपोज़ करो कि अभी जुलाई की मैगज़ीन आएगी, ठीक है, सॉरी अगस्त की मैगज़ीन आएगी, सितंबर की मैगज़ीन आएगी, तो इन दोनों मैगज़ीन को भी मुझे कवर कराना पड़ेगा। उससे बेटर है मैं लोकेशन को एक साथ कवर करा दूंगा तो याद रखना आसान रहेगा। बट उससे पहले जो भी एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स रहते हैं, जैसे कि इकॉनमी का प्रॉपर करंट अफेयर्स है, इसके अलावा हमारा जो कुछ कुछ चीज़ें बची हैं, जैसे इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया यूपी और इंडिया का, वो बचा है तो हम उसको सबको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली 70% आपका जो करंट अफेयर्स है वो इसी महीने कवर हो जाएगा। ठीक है, अब तक का। बाकी जो होगा कुछ कुछ लोकेशन वाइज चीज़ें होंगी वो इसके साथ हम बाद में कवर कर लेंगे। ठीक है, सो करंट अफेयर्स से रिलेटेड यही था अपडेट, एंड मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप नए हो चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर लेना, एंड चाहो तो टेलीग्राम चैनल विज़िट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।